हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी जीएसटी 9 को किस तरह फाइल करें। जी हाँ फ्रेंड्स, हम अपनी एनुअल रिटर्न को किस तरह फाइल करेंगे और उसकी सभी टेबल को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कौन सी टेबल में कौन सा डाटा आता है और वो हमें किस तरह डालना होता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स सीधा जीएसटी पोर्टल पर। तो मैं अपना कर लेता हूँ लॉगिन फ्रेंड्स, जीएसटी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपना लॉगिन कर लिया है और हमें इसकी जीएसटी 9 करनी है एनुअल रिटर्न। तो फ्रेंड, लॉगिन करने के बाद में ये यहाँ पर एनुअल रिटर्न का ऑप्शन आएगा। इस टैब पर हमारे को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से हमें अपना फाइनेंशियल ईयर चूज करना है। जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम अपनी जीएसटी R9 या एनुअल रिटर्न कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं फ्रेंड्स फाइनेंशियल 2022-23 के लिए। इसको करेंगे सर्च और यहाँ पर ये फ्रेंड्स आता है एनुअल रिटर्न 9 और 9C। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स एनुअल रिटर्न का। तो हम अपनी एनुअल रिटर्न को यहाँ पर ऑनलाइन प्रिपेयर करेंगे और यहाँ पर अपना क्लिक करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स हमें करना है नो, करेंगे नेक्स्ट। फ्रेंड्स, एनुअल रिटर्न 9 करने से पहले हमें अपनी ये जो ऊपर ये टैब दी हुई है इन्होंने, डाउनलोड जीएसटी 9 सिस्टम कंप्यूटेड, और ये डाउनलोड जीएसटी R1, डाउनलोड 3B और ये 8A, ये फ्रेंड्स हमें अपना जो है डाउनलोड कर लेनी है। इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है अपनी जीएसटी R9 करने में। तो फ्रेंड्स, मैंने ये अपनी डाउनलोड कर ली है। मैं डाउनलोड अपनी दिखा भी देता हूँ क्या इसमें। जैसे कि मैं अपनी R1 खोलता हूँ तो इसमें मेरे को अपनी ये सेल का पता चल जाएगा कि मेरी सेल कितनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सेल आ रही है मेरी 5,30,59,432 रुपये 25 पैसे। ठीक है फ्रेंड्स, यही मेरे को मिलाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलते हैं इसकी फर्स्ट टेबल में, टेबल नंबर 4 में। इसमें देखते हैं हमें क्या क्या फिगर भरनी है फ्रेंड्स अपनी। हमें बैक पॉपुलेट आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। ये मैंने अपनी पूरे साल की जीएसटी R1 जो डाउनलोड करी है। और देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जो इसकी टोटल मेरी सेल आ रही है वो आ रही है 5,30,59,432 रुपये 25 पैसे। और यही मेरी जीएसटी R9 के डेटा से मैच होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा डाटा है। और देखिए मेरी पूरी जो टर्नओवर है 5,30,59,432 रुपये 25 पैसे। तो फ्रेंड्स, ये ऐसा है क्योंकि मेरे पूरे साल के R1 और 3B में कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। फ्रेंड्स, यदि हम अपनी जीएसटी R1 और 3B बिल्कुल ठीक से जेन्युइन तरीके से फाइल करेंगे तो हमें 9 करने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। ये भी आपको चेक कर लेना है कि कोई आपके R1 और 3B में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल डिफरेंस 0 है। मैंने खुद ही R1 करी हुई है। बिल्कुल कहीं कोई आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी डिफरेंस कहीं देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स आपको। ये बिल्कुल ये 0 आ रहा है मेरा। तो अब हम चलते हैं अपने 9 की तरफ। यहाँ सर्विस में जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स ये एनुअल रिटर्न, ये सर्च में जाएंगे और ये जीएसटी R9 में जाएंगे यहाँ से और करेंगे इसको नेक्स्ट। और यहाँ पर टेबल नंबर 4 फ्रेंड्स आती है हमारी सेल के लिए कि हमने अपनी सेल किस तरह की करी है। B2C करी है, B2B करी है, जियो रेटेड करी है और सप्लाई टू SEZ करी है, डीमेट एक्सपोर्ट करी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेबल नंबर 4 के ए में फ्रेंड्स वो डाटा आता है, ये ऑटो पॉपुलेटेड ही डाटा आता है
वो डाटा जो आपने सेल किया है एक B2C पर्सन को, जो आपने B2C को सेल किया है वो डाटा यहां पर आता है और ये ऑटो पॉपुलरिटी आता है फ्रेंड्स आपको केवल क्रॉस चेक करना है कि जो डाटा आपके टेबल नंबर 4 के ए में आ रहा है वो आपकी बुक से मैच है या नहीं है। अगर मैच है तो रहने दीजिए और नहीं है तो उसे ठीक कर लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स ये मेरा डाटा बिल्कुल मैच है क्योंकि मैं अपनी ये मिला चुका हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल मेरा डाटा मैच है फ्रेंड्स। दूसरा जो टेबल नंबर 4 का बी पॉइंट होता है, ये कहता है कि उसमें वो सेल आती है जो आपने सेल करी है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, जो आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करी है, उन सब की टोटल वैल्यू यहां पर आती है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, और यदि आपके केस में सेस लगता है तो वो यहां पर आएगा। मेरे केस में नहीं है, मेरे केस में केवल सीजीएसटी एसटी है क्योंकि मैंने अपनी सारी सेल करी है अपने सेम स्टेट में फ्रेंड्स। सी ऑप्शन कहता है कि यदि आपकी कोई जीरो रेटेड सप्लाई है या पेमेंट ऑफ टैक्स कोई आपकी सप्लाई टू एसजेड है तो वो यहां आएगी। अगर आपके केस में ऐसा होता है तो फ्रेंड्स आएगा, अन्यथा ये नील ब्लैंक रहेगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। डी में आता है कि आपकी कोई सप्लाई करी है आपने एसजेड ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स पे, तो वो यहां आ जाएगा। जनरली केस में ये फ्रेंड्स नहीं होता, ये तीनों जनरली केस में नहीं होता फ्रेंड्स। अगर किसी के केस में हो तो वो यहां पर आता है, जनरली केस में बस B2B, B2C। और अगर यदि एफ में आता है आपका कोई आपने एडवांस लिया है, एडवांस टैक्स हैज बी पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड, नॉट कवर्ड अंडर A2A, तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि कोई ऐसा एडवांस जो आपने ए से लेके ई में नहीं दिखाया है, कोई ऐसा एडवांस आपको मिला है जो ए से ई में कवर नहीं हुआ है, उसे फ्रेंड्स यहां पर आप जो है दिखा सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो फ्रेंड्स। टेबल नंबर 4 का जी पॉइंट बोलता है फ्रेंड्स, इनवॉइस सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। फ्रेंड्स यदि आपके इनवर्स सप्लाई पर कोई रिवर्स चार्ज लगा है तो वो वैसे तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये ऑटो पॉपुलेट आ जाता है, लेकिन नहीं आया तो आप यहाँ पर आप उसको देख सकते हो। अगर कोई आपसे मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ पर उसको सुधार सकते हो फ्रेंड्स। अब टेबल नंबर एच आता है फ्रेंड्स, ये होता है टोटल ए से लेके जी तक का टोटल सारा यहाँ पर ये शो हो जाता है फ्रेंड्स। एक पोर्शन ये हुआ फ्रेंड्स टेबल नंबर 4 का, और दूसरा पोर्शन आता है आई से लेके एन तक का। तो फ्रेंड्स आई में होता है जो बेसिकली ये आई से लेके एम में आता है। आई से लेके एम में आपके वो होता है कि या तो आपकी सेल घटी हो या आपकी बढ़ी हो, चाहे वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट के अनुसार हो, चाहे आपकी वो अमेंडमेंट के थ्रू हुई हो। तो आई बोलता है क्रेडिट नोट इशू इज रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन B2E अबोव माइनस। तो ये कह रहा है कि आप वो क्रेडिट नोट जो आपने B2E, B यहां से लेके और E, BCDE इनके लिए यदि आपने कोई क्रेडिट नोट इशू करे हैं फ्रेंड्स, क्रेडिट नोट माने कि आपने अपनी सेल रिटर्न करी है, तो आप उस वैल्यू को यहां पर लिख सकते हो फ्रेंड्स। बेसिकली ये वैल्यू यहां पर ऑटो पॉपुलेटेड आएगी यदि आपके केस में क्रेडिट नोट इशू हुए हैं तो, लेकिन मेरे केस में क्रेडिट नोट इशू नहीं हुए हैं इसलिए यहां पर ये वैल्यू 0 आ रही है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब जेब ऑप्शन कहता है कि डेबिट नोट इशू इज रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन B2E अबोव प्लस। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि आपके B2E, बी ऑप्शन यानी कि ये B से BCDE इन 4 ऑप्शनों में यदि कोई आपका डेबिट नोट इशू हुआ है, आपकी किसी पार्टी ने क्रेडिट नोट इशू कराया और वो आपका डेबिट नोट इशू आया, यानी कि परचेज रिटर्न अगर आपकी हुई है और उसके अनुसार आपका कोई टैक्स बढ़ गया है तो आप उसको यहां रिपोर्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब के ऑप्शन में आता है कि सप्लाइज या टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट प्लस के चिन्ह में कह रहा है कि यदि आपने कोई अमेंडमेंट किया है, अपनी सेल में कोई अमेंडमेंट किया है और अपनी सेल को इंक्रीज किया है, प्लस के मतलब है इंक्रीज, कि यदि आपने कोई अमेंडमेंट के थ्रू अपनी सेल को इंक्रीज किया है तो इसकी रिपोर्टिंग आप टेबल नंबर 4 के में फ्रेंड्स देखें। यहाँ टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसएसटी और सेस जो भी आपके केस में एप्लीकेबल होता हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट कॉलम है एल, ये कहता है सप्लाई या टैक्स रिड्यूस्ड थ्रू अमेंडमेंट। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कह रहा है कि यदि आपने अमेंडमेंट के थ्रू
यदि आपने अमेंडमेंट किया है अपनी सेल में और टैक्स को डिक्रीज किया है या अपनी सेल को डिक्रीज किया है, तो आप उसको रिपोर्टिंग करेंगे टेबल नंबर 4 के एल में। ठीक है फ्रेंड्स। और अब आता है हमारा एम, जो करता है सब टोटल आई टू एल, यानी कि आई हमारा यहां से चला है, देखो फ्रेंड्स हमारा बी ए से लेके जी का जो टोटल हुआ एच में हुआ, और आई से लेके जो हमारी सेल बढ़ी है घटी है, चाहे वो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के अकॉर्डिंग हुई हो या हमने वो अमेंडमेंट किया हो अपनी सेल में, तो उन सब का टोटल आता है एम में। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें एन, जो कहता है सप्लाईज एंड एडवांस ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड एच प्लस एम। एच कौन सा है फ्रेंड? ये वाला, जिसमें अपनी सेल दिखाई है आपने, वो किसी भी तरह की हमारी सेल हो, चाहे वो B2B हो, चाहे वो B2C हो, चाहे वो रिवर्स चार्ज हो, चाहे वो नील रेटेड वो एग्जाम आपके ये सप्लाई टू SEZ हो या डिमांड एक्सपोर्ट हो, तो जो भी आपकी एक सेल हुई है वो प्लस आई एम कहता है। एम क्या कहता है फ्रेंड्स? कि जो भी आपने अमेंडमेंट किए हैं, चाहे वो क्रेडिट नोट हो, डेबिट नोट हो, अपने क्रेडिट नोट के थ्रू अपनी सेल बढ़ाई हो बढ़ाई हो, वो सबका टोटल आ जाएगा यहाँ पर। तो उसने ये टेबल नंबर एन में इसने टोटल सेल और प्लस अमेंडमेंट को यहां पर जोड़ दिया है। अब फ्रेंड्स मैं अपने केस में आपको दिखाना चाहूंगा, जो ये टोटल सेल आ रही है और जो ये मेरी R1 है, देखिए 5,30,59,432 रुपए 55 पैसे और 5,30,59,432 रुपए 25 पैसे, ये मेरी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रही है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड, टैक्स इसका 47,75,348.65 और मैं आपको 9 में दिखा देता हूं 47,75,348.65। तो फ्रेंड्स देखा कि मेरी सेल और टैक्स बिल्कुल मैच हो रहा है फ्रेंड्स। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे पूरे साल जो मैंने अपनी R1 और 3B फाइल की है इस क्लाइंट की, उसमें कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं किया है। इसलिए फ्रेंड्स हमें अपनी R1 और 3B को बहुत ही केयरफुली अपना फाइल करना चाहिए। अगर हम अपनी R1 और 3B बिल्कुल केयरफुली फाइल करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे लिए 9 करना बहुत ही इजी है, उसमें कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन अगर हमने अपनी R1 और 3B में झोल कर दिया है फ्रेंड्स, R1 में फिगर अलग है, 3B में अलग है, तो फ्रेंड्स ये 9 करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको सेव कर लेते हैं, यहां पर आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। अब आता है फ्रेंड्स टेबल नंबर 9। टेबल नंबर सॉरी फ्रेंड, टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 कहती है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ऑन विच टैक्स इज नॉट पेएबल। नोट पेएबल का फ्रेंड्स कह रहा है कि वो आपकी कि इस टेबल नंबर 5 में आप वो अपनी सेल दिखाइए जिस पर आपने टैक्स पेएबल नहीं है। मतलब मतलब टेबल नंबर 5 का ए क्या बोला, देखिए, जीरो रेटेड सप्लाइड एग्जाम्प्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। कि यदि आपकी कोई जीरो रेटेड सप्लाई है, ठीक है, कोई आपने एक्सपोर्ट करा हो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, वो यहां दिखा दीजिए। टेबल नंबर 5 के बी में बोलता है सप्लाई टू SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। यदि आपने किसी SEZ एरिया में कोई अपनी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स सप्लाई सेल की है तो उसे आप यहां शो कर दीजिए। टेबल नंबर 5 का सी बोलता है सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपेंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। यदि कोई रिवर्स चार्ज आपका लगा है तो आप उसको यहां दिखाई दीजिए। फिर डी में बोलता है, टेबल नंबर 5 के डी में बोलता है कोई आपकी एग्जाम्प्ट सेल हुई है तो उसे यहां दिखाइए। और ई में बोलता है नील रेटेड, यदि आपके केस में कोई नील रेटेड सेल है तो उसे यहां पर शो कर दीजिए। टेबल नंबर 5 का ई बोलता है नॉन GST सप्लाईड इंक्लूडेड ऑन नो सप्लाईज। कि यदि आपकी कोई नॉन GST सप्लाई है, जैसे कि पेट्रोल की सप्लाई होगी जिसपे GST नहीं लगता, वो आपको यहां दिखानी है फ्रेंड्स। अब जी बोलता है फ्रेंड्स, जो हमारा जी ऑप्शन कहता है कि ये ए से लेके एफ तक का टोटल यहां पर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये टेबल बिल्कुल 4 की तरह ही है। टेबल नंबर 4 में जो हम अपनी सेल की रिपोर्टिंग करते हैं वो उस सेल की रिपोर्टिंग करते हैं जिस पे टैक्स लग रहा है। टेबल नंबर 4 में फ्रेंड जिस सेल पे हमारा टैक्स लग रहा है, जो टैक्सेबल सेल होती है, उसको हम टेबल नंबर 4 में रिपोर्टिंग करते हैं। और टेबल नंबर 5 में हम अपनी उन सेल को रिपोर्टिंग करते हैं फ्रेंड्स जिस पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन GST, जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट टैक्स, इस तरह की फ्रेंड्स। अब फ्रेंड नीचे जो ये H से लेके L तक आता है, जैसे सेम मैंने अभी आपको टेबल नंबर 4 में दिखाया था, H से लेके L तक, ये इन्होंने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट दिए हैं। ठीक है, कि यदि आपने क्रेडिट नोट इशू करे हैं
इनके अकॉर्डिंग ये दिया भी यहां से ए से लेके एफ, ए से लेके एफ के केस में आपने कोई क्रेडिट नोट इशू करा है, ठीक है फ्रेंड, क्रेडिट नोट आपने इशू करा है यानी कि सेल रिटर्न करी है आपने तो उसको यहां शो करेंगे। और यदि आपने डेबिट नोट इशू करा है यानी कि आपकी परचेज रिटर्न है तो उसको यहां शो करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये आता है हमारा जे में फ्रेंड्स बोलता है टेबल नंबर 5 के जे में कि यदि आपने कोई अपनी सेल में अमेंडमेंट किया है, अमेंडमेंट कौन सी वाली सेल में किया है, आपकी जो ए से लेके ये एफ में कोई जो सेल दिखाई है, इन सेल में आपने कोई अमेंडमेंट किया है और अमेंडमेंट के थ्रू आपने सेल अपनी इंक्रीज की है, अपनी सेल डिक्लेयर्ड की है, तो उसे आप टेबल नंबर 5 के जे में रिपोर्टिंग करेंगे फ्रेंड्स। अब टेबल नंबर के आता है कि यदि आपने सप्लाई रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट, यदि आपने ए से लेके टेबल नंबर 5 के ए से लेके एफ में जो सेल आ रही है उसमें अमेंडमेंट किया है और अमेंडमेंट के थ्रू आपने अपनी सेल को रिड्यूस किया है, कम किया है फ्रेंड्स, तो उसकी रिपोर्टिंग करेंगे आप टेबल नंबर 5 के में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सीधी समझने वाली बात है। टेबल नंबर 4 मैं फिर बताता हूं फ्रेंड, टेबल नंबर 4 में आप केवल वो वैल्यू देखो, वो सेल आती है जो हमारी टैक्सेबल होती है, जिस सेल पर हमारा टैक्स लगता है, और उसी के उसमें क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और आपका अमेंडमेंट आते हैं। टेबल नंबर 5 में हम वो सेल दिखाते हैं जिस पर हमारी टैक्सेबल नहीं होती है और उसके क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या हमने कोई अमेंडमेंट किया है फ्रेंड्स। तो एल में आता है फ्रेंड्स हमारा सब टोटल, ठीक है फ्रेंड्स। और फाइनली एन में हमारा टर्नओवर आता है इंक्लूडिंग एडवांस। तो ये 4n प्लस 5m माइनस 4g, तो 4n प्लस 5m। और मैं आपको दिखा देता हूं, देखो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताता हूं उसका टोटल क्या है इन्होंने लिया है। ये लिया है इन्होंने 4 ये m 4n ये माइनस ये और प्लस करा है इन्होंने 5m। तो मतलब इन्होंने फ्रेंड्स टेबल नंबर 4 में से जो टैक्सेबल ली है वो इन्होंने जोड़ ली है और जो इसकी यहां पर ये एग्जेम्प्ट आ रही है, एग्जेम्प्ट सेल आ रही है उसको जोड़ लिया है और माइनस कर दिया है इन्होंने 4g को फ्रेंड्स। तो ये नेट सेल है फ्रेंड्स। मैं इसको भी अपनी GSTR1 से आपको मैच करा सकता हूं। 5,30,59,432.25 5,30,59,432.25। तो फ्रेंड मेरे केस में बिल्कुल ये मैच है, एग्जैक्ट मैच है, मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स वो छेड़छाड़। अब चलते हैं अपने टेबल नंबर 6 पर। टेबल नंबर 6 कहती है फ्रेंड्स कि आपने जो ITC अवेल्ड की है फाइनेंशियल ईयर में, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में, उसकी आप डिटेल दो फ्रेंड्स। टेबल नंबर 6 के ए में कह रहा है टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड थ्रू फ्रॉम GSTR 3B। तो फ्रेंड्स जो यहां पर टेबल नंबर 6 के ए में डाटा आ रहा है ऑटो पॉपुलेटेड, वो एक्चुअली आ रहा है हमारी 3B में, जो हमने अपने पूरे ड्यूरिंग फाइनेंशियल में, पूरे फाइनेंशियल में अपने 3B में ITC हमने क्लेम्ड कर ली है, वो ITC यहां पर दिखा रहा है। लेकिन ये अब उसका बाइफरकेट मांगते हैं कि जो आपने ये ITC क्लेम की है तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हमें इस आपको जो है इसका बाइफरकेशन दो कि कौन सी इसमें कितनी तो इनपुट टैक्स की है, ठीक है, कौन सी कैपिटल गुड्स की है और कौन सी इनपुट सर्विस की है, इसका आप हमें बाइफरकेशन दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपके केस में अगर जो भी हो, जो भी आपकी हो इनपुट के टैक्स क्रेडिट में, इनपुट टैक्स क्रेडिट में, कैपिटल गुड्स के इनपुट टैक्स में, आप उसे यहां पर दे दीजिए। मेरे केस में केवल और केवल सारी इनपुट में है, मेरा और कोई केस नहीं बना है फ्रेंड्स। मैं अपने यहां पर दे देता हूं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरी यहां पर ये मैंने यहां पर दे दी है और यहां पर आ गया है मेरा 67 फ्रेंड्स। ये मेरा आ गया यहां पर 0 फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद कोई आपका रिवर्स चार्ज वगैरह में आ रही है वो आप यहां पर शो कर दोगे फ्रेंड्स, और ये आपका टोटल आ जाएगा, यहां पर डिफरेंस दिखा देगा। यहां पर ये बिल्कुल 0 आ रहा है मेरा, क्योंकि मेरा उतना ही था, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें फ्रेंड्स।
ये ट्रेन 1 ट्रेन 2 की एज अदर केस में नहीं होती है फ्रेंड्स। अगर किसी के केस में हो तो आप वो डालें, लेकिन ये मोस्टली केस में नहीं होती फ्रेंड्स। यहां पर टेबल नंबर 6 के एम में फ्रेंड्स आप दिखा सकते हैं एनी अदर आईटीसी अवेल्ड बट नोट स्पेसिफाइड अबाउ, कि यदि कोई ऐसी आईटीसी जो आपने ऊपर शो ना करी हो और आपने अवेल्ड कर रखी हो तो उस आईटीसी को आप यहां पर फ्रेंड्स दिखा सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरी टोटल आईटीसी ये है, इसको मैं कर लेता हूं सेव और निकल जाता हूं बाहर। अब टेबल नंबर 7 में फ्रेंड्स ये कहता है कि आप आता है टेबल नंबर 7 एक्चुअली आता है ज्यादातर रिवर्सल के, कि आपने जो आईटीसी पूरे साल में क्लेम तो कर ली, लेकिन आपने अगर आपने कोई आईटीसी रिवर्स करी है तो उसकी डिटेल आप यहां पर दोगे। जैसे इन्होंने एज पर रूल 37, एज पर रूल 39, एज पर रूल 42, एज पर रूल 43, एज पर सेक्शन 17/5 फ्रेंड्स आता है हमारी ब्लॉक आईटीसी के लिए, कि यदि आपने कोई ऐसी ब्लॉक आईटीसी क्रेडिट क्लेम कर ली और फिर उसे रिवर्स करा हो, जैसे कि आपने कोई अपने फाइनेंसर में कोई अपने गाड़ी परचेज करी और आपने भूल से या मिस्टेक से उस गाड़ी की आईटीसी जीएसटी को क्लेम कर लिया हो और फिर उसको आपने रिवर्स करा हो, तो वो आएगा एज पर सेक्शन 17/5 में फ्रेंड्स ब्लॉक क्रेडिट में। अगर आपने ट्रेन 1 और ट्रेन 2 का जो है रिवर्सल करा तो वो यहां पर आ जाएगा, और इसके अलावा अगर कोई और अगर रिवर्सल हो तो वो आपको यहां पर आ जाएगा फ्रेंड्स। नीचे टोटल आ रहा है, मेरे केस में कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आप अपने केस के अकॉर्डिंग देख लीजिए। मेरे केस में कोई ऐसा नहीं है, तो मैं इसको सेव करके बाहर निकल जाता हूं फ्रेंड्स और कर देता हूं ओके। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कुछ चीज डाउनलोड करी थी R1 और 3B, तो मैं 3B भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये रहा फ्रेंड्स, ये 3B है मेरा। सैतालीस 455.65 तो मैं अपने यहाँ पर देख लेता हूँ 47/41/755.65 47/41/455.65 और इसमें आ रहा है फ्रेंड्स मेरा 47/40/344.55। लेकिन फ्रेंड्स ये मेरा एक्चुअल ठीक है, इसमें मेरा कोई वो नहीं है। इसके लिए फ्रेंड टेबल नंबर 6 और ये मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 8 के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 8 में हम किस तरह डाटा डाल सकते हैं अपना क्रेडिट नोट को एडजस्ट करके फ्रेंड्स। इसके लिए फ्रेंड्स एक सेपरेट वीडियो है, उसके मैं लिंक इसको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा होगा टोटल ये। अब टेबल नंबर 9 जो बोलता है फ्रेंड्स, ये बोलता है कि हमने अपना टैक्स कितना पेड करा, किस तरह पेड करा, ये इसकी डिटेल है फ्रेंड्स। इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें ऐसे ही आप सेव करके बाहर निकल जाइएगा। अब टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 10, 11, 12, 13 एक्चुअली होता है फ्रेंड्स हमारे जो हमने पिछले साल का, जिस साल की हम जो है रिटर्न कर रहे हैं। टेबल नंबर 12 और 13 फ्रेंड्स एक्चुअली उसका होता है कि जो हम कर रहे हैं 22-23 की रिटर्न, ठीक है फ्रेंड्स। और उस हमने उसकी 22-23 की सेल का कुछ हमने अमेंडमेंट या कोई अपना रिवर्सल 23-24 में करा है फ्रेंड्स। एक बार फ्रेंड्स ध्यान से सुन लीजिए कि टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 उस चीज के लिए होता है कि यदि जैसे कि हम अपनी 22-23 फाइनेंशियल 22-23 की अपनी रिटर्न लगा रहे हैं और हमने 22-23 की कोई ऐसी सेल हो जिसको हमने इंक्रीज करा या डिक्रीज करा हो 23-24 में, या कोई ऐसी आईटीसी हो जिसको हमने रिवर्स किया हो या अवेल्ड किया हो 23-24 में, ये इसके लिए हम डिक्लेयर देते हैं 10, 11, 12, 13 में। तो फ्रेंड्स टेबल नंबर 10 में देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है सप्लायर्स टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट नेट ऑफ द डेबिट नोट। तो फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि आपने कोई ऐसी सेल जो आपने फाइनेंशियर जिसकी आप रिटर्न कर रहे हो, जैसे कि हम कर रहे हैं 22-23 की, कि अगर आपके फाइनेंशियर 22-23 की कोई ऐसी सेल जो आपने बढ़ाई हो, इंक्रीज करी हो 23-24 में, तो उसकी डिटेल आप यहां पर दे दीजिए फ्रेंड्स। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए फ्रेंड्स, यहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है। टेबल नंबर 10 बोलता है कि ऐसी सेल जो आपने जिस साल की आप जिस फाइनेंशियर की आप जीएसटीआर 9 कर रहे हो उसकी
जैसे कि हम कर रहे 22-23 की 9 और हमने उसकी कोई सेल डिक्लेयर करी है या इंक्रीज करी है 23-24 में, तो उसे यहां दिखा देंगे फ्रेंड्स। टेबल नंबर 11 बोलता है सप्लायर्स टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट नेट ऑफ क्रेडिट नोट, कि यदि आपने कोई फाइनेंशियल 22-23 की ऐसी कोई सेल जो आपने अमेंडमेंट के थ्रू रिड्यूस कर दी हो, घटा दी हो, तो उसे टेबल नंबर 11 में दिखाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब टेबल नंबर 12 पे चलते हैं। टेबल नंबर 12 बोलता है फ्रेंड्स रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो ये कह रहा है कि फ्रेंड्स कि जैसे कि मैं फ्रेंड्स अपने करंट फाइनेंस ईयर जो मैं 22-23 कर रहा हूं, मैं उसके लिए बता रहा हूं, आप उसको प्लीज अपने अंडरस्टैंडिंग में कीजिएगा फ्रेंड्स, कि अगर कोई आपने 22-23 की आईटीसी को अवेल्ड किया हो, रिवर्सल किया है, कि सर फ्रेंड्स हम एक मान के चलिए कि हमने 22-23 में अपनी आईटीसी लेनी थी हमारे को 50,000 और ले ली हमने 60,000, यानी कि 10,000 हमने एक्स्ट्रा ले लिए और वो हमने 23-24 में रिवर्सल कर दिया है, तो फ्रेंड्स उसको हम यहां पर रिपोर्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस में अगर कोई भी ऐसा केस बनता है कि हमने 22-23 की आईटीसी का रिवर्सल किया है 23-24 में, तो उसकी रिपोर्टिंग करेंगे हम टेबल नंबर 12 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं टेबल नंबर 13 में, आईटीसी अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि यदि आपकी कोई ऐसी आईटीसी जो 22-23 की आईटीसी है और वो आपने 22-23 में क्लेम नहीं की है, वो क्लेम की है आपने 23-24 में, तो फ्रेंड्स उसको टेबल नंबर 13 में आप यहां पर शो करोगे। एक बार फिर से समझ लीजिए फ्रेंड्स, ऐसी आईटीसी जो आपकी फाइनेंशियल 22-23 की है और अब वो आप उसको अवेल्ड कर रहे हो फाइनेंशियल 23-24 में, वो तो उसको फ्रेंड्स यहां पर हम रिपोर्टिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको सेव करके बाहर निकल जाते हैं फ्रेंड्स। अब हमारा आता है फ्रेंड्स टेबल नंबर 14। टेबल नंबर 14 में फ्रेंड्स ये कह रहा है डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अमाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन टेबल नंबर 10 और 11। तो ये क्या कह रहा है फ्रेंड, ये कह रहा है कि आपने टेबल नंबर, एक बार यहां देखिए, अगर यदि आपने टेबल नंबर 10 और 11 में, आपने टेबल नंबर 10 और 11 में कोई अपनी सेल बढ़ाई या घटाई है, तो उसके अनुसार जो टैक्स बन रहा है उसको आप यहां पर पेड करोगे। कि फ्रेंड्स यदि आपने टेबल नंबर 10 में या 11 में कोई अपनी आय के अनुसार आपकी कोई सेल बढ़ गई है, तो उसकी आप टैक्स पेड कहां करोगे, टेबल नंबर 14 में फ्रेंड्स। टेबल नंबर 15, टेबल नंबर 16 से फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट नहीं होती है। टेबल नंबर 17 में हम जो है डालते हैं अपने एचएसएन की समरी। फ्रेंड्स जो भी हमारा एचएसएन होता है फ्रेंड्स, उनकी सारी डिटेल हम डालते हैं टेबल नंबर 17 में। और फ्रेंड्स ये मैंडेटरी हो गया है फ्रेंड्स। एक चीज और फ्रेंड्स, टेबल नंबर 17 में जो टैक्सेबल वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, वो टेबल नंबर आपके 4 से मिलनी चाहिए टैक्सेबल से। जो आप टेबल नंबर 4 में जो टेबल नंबर 4 उनके लिए है जिनकी टैक्सेबल है, और जिनकी टैक्सेबल भी एग्जेम्प्ट भी है, तो वो मिलाएंगे अपने टेबल नंबर 5 से। यानी कि जिन्होंने जो टेबल नंबर 5 में आपकी टैक्सेबल सेल आ रही है, जो सेल आ रही है आपकी और टैक्सेस आ रहे हैं, वो मिलने चाहिए टेबल नंबर 17 से फ्रेंड्स। टेबल नंबर 18 में फ्रेंड्स हम अपने इनपुट के अकॉर्डिंग एचएसएन देते हैं, तो ये भी मैंडेटरी नहीं है फ्रेंड्स। मैंडेटरी है आपका एचएसएन नंबर, वो आपके सेल का एचएसएन देना। तो फ्रेंड्स इस तरह हम अपनी जीएसटी R1 को फाइल करते हैं फ्रेंड्स। अपने जीएसटी R1 का वो 9 करने से पहले फ्रेंड्स अपने ये जो आपकी टेबल नंबर 9 में, जीएसटी 9 में जो ये इन्होंने R1 दिया, 3 भी दिया, 8 दिया, इसको जरूर डाउनलोड कीजिए और इससे अपनी मैच करिएगा। जब फ्रेंड्स आपका सारा डाटा फाइनल हो जाए तो करेंगे कंप्यूटर लायबिलिटी, और फिर आपकी आप जो है अपनी जीएसटी 9 फाइल करोगे आपकी डीएससी या ईवीसी से। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही फ्रेंड्स। यदि आपको चैनल वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही।